मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ। तो पहले अपन देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इन्होंने क्या बोला था, अगर कोई भी मेटल है, मेटल के अक्रॉस अगर अपन पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अगर अप्लाइड वोल्टेज V है, मतलब इस सिरे का और इस सिरे के बीच में वोल्टेज डिफरेंस V है, यदि वोल्टेज डिफरेंस V है तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंस V होगा इसके अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो करेगी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे V क्या है, इन दोनों के सिरों के बीच में अप्लाइड वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे अपन जैसे जैसे V इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे I इंक्रीज होगा, और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट बनाया गया, उसको बोला गया R, V इक्वल टू IR। तो अपनी ये इक्वेशन बन गई V इक्वल टू IR। ये अपन नॉर्मली हर सर्किट में इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, V इक्वल टू IR। ये R एक कांस्टेंट है, ये हर मेटल के लिए कांस्टेंट रहता है, लगभग 90 to 95% मेटल ये कांस्टेंट रहता है। जिनके लिए कांस्टेंट नहीं रहता उनके लिए ओम्स लॉ नहीं एप्लीकेबल रहता है, जिनके लिए कांस्टेंट रहता है उन्हीं के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल रहता है अपना। ठीक है, ये हो गया ओम्स लॉ का। अभी अपन देखते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ जो थे इन्होंने दो लॉ दिए, एक लॉ को अपन KCL बोलते हैं, दूसरे लॉ को KVL बोलते हैं। ठीक, तो पहले अपन KCL देख लेते हैं। KCL में इन्होंने क्या बोला कि कोई भी जंक्शन है, इस पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का योग बराबर होता है। इसमें अभी मान लेते हैं करंट I1 है, करंट I2 है और करंट I3 है, तो आने वाली करंट I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक, तो इसको अगर अपन जर्नलाइज फॉर्म में लिखें, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एक नॉर्मल अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये वाटर सप्लाई आ रही है इधर से, ठीक, यदि इसको यहाँ पे आगे एक ही पाइप के दो अलग अलग पाइप और जोड़ देंगे तो ये जो इधर वाटर सप्लाई आ रही है वो इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल पानी वो तो सेम ही रहेगा, जो जितना यहाँ से आ रहा था उतना ही रहेगा, पर वही दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। सेम चीज़ यहीं लगती है। ठीक, ये जंक्शन है। तो अब सर्किट में जंक्शन क्या होता है, नोड क्या होता है, वो देख लेते हैं अपन एक बार। जैसे ये अपना एक सर्किट बना, इधर अपनों ने वोल्टेज लगा दिया, ये सर्किट। तो ये जो चीज़ है वो नोड कहलाती है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगती है, ये जो पॉइंट है वो जंक्शन कहलाता है। जहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ें मिले वो जंक्शन कहलाता है। ये नोड है, ये जंक्शन है, ये नोड है, ये दो पॉइंट जो है वो इसके जंक्शन है। ठीक, तो जहाँ पे जंक्शन हो वहीं पे KCL लगता है, क्योंकि यहाँ जैसे ये नोड है, इस पे तो KCL की जरूरत नहीं, जो करंट यहाँ से आएगी वही करंट यहाँ जाएगी। यहाँ भी एक प्रकार से देखोगे तो KCL लग ही रहा है, पर कोई लगाने की जरूरत है नहीं, क्यों, जो करंट आ रही है वही जा रही है। ठीक, तो अपन इसको जंक्शन पे अप्लाई करते हैं, ठीक, आने वाली करंट का योग जाने वाली करंट के योग के बराबर होता है। ये KCL हो गया। अभी अपन एक बार लॉ पढ़ लेते हैं, फिर इनका अपन सर्किट में यूज़ देखेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन्होंने क्या बोला, किसी भी क्लोज्ड लूप में, एक सर्किट ले लेते हैं अपन, यहाँ पे एक बार 5 वोल्ट लेते हैं, यहाँ पे R लेते हैं, इसमें करंट I ले लेते हैं, इसको V1 से डिनोट कर देते हैं। इन्होंने बोला किसी भी क्लोज लूप में, तो ये क्लोज लूप हो गया। किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेज का सम जीरो रहता है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अपन इस पॉइंट से चले, मान लो ये पॉइंट A है, इस A पॉइंट से चले और वापस अपन A पॉइंट पे आ गए, तो इस पॉइंट के लिए वोल्टेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ अपन ने देखा था, यहाँ पे कुछ वोल्टेज था, यहाँ कुछ वोल्टेज था, इस सिरे और इस सिरे के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है, पर जब अपन घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस जीरो रहेगा। ठीक,
इसी चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, किसी भी एक क्लोज लूप में वोल्टेज डिफरेंस, जो वोल्टेज का टोटल सम रहता है वो हमेशा 0 रहता है। तो इसको अगर अपन यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे तो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या, इस बैटरी का वोल्टेज क्या माना गया, V1 माइनस V1 प्लस I इंटू आर इक्वल टू 0। ये KVL ने बोला, तो उन्होंने बोला किसी भी क्लोज लूप में अपना वोल्टेज जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा 0 रहता है, सभी वोल्टेज का जो सम रहता है वो हमेशा 0 रहता है। इसमें ऐसे भी एक सर्किट और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, और यहाँ पे अपन अगर V1 वोल्टेज अप्लाइड है तो अभी क्या होगा, माइनस V1 प्लस ये करंट I मान लेते हैं एक बार, इसमें I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 इक्वल टू 0। तो I इंटू R1 के इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, I इंटू R2 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो अपना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो टोटल वोल्टेज का सम रहेगा वो इसमें 0 रहेगा। ये KVL ने बोला था। अभी अपन देखते हैं इसके एग्जांपल सर्किट में कैसे कैसे लगे। तो ये I इंटू आर लिखा है, ये ओम्स लॉ से हो गया है। इसमें इस रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट I है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, I इंटू आर, ये ओम्स लॉ से हो गया। ये जो इक्वेशन अभी अपने लगाई है कि इसमें जो वोल्टेज होगा, इस क्लोज लूप में जो वोल्टेज का जो सम होगा वो 0 होगा, ये अपना KVL से हो गया। ठीक, अभी अपन इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अपन मानते हैं ये रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का है, ये बैटरी है, ये 10 वोल्ट की है। ठीक है, और इसको पहले ओम्स लॉ से सॉल्व करते हैं अपन। लगभग सारे सर्किट KVL से सॉल्व हो जाते हैं, लगभग सारे जो सर्किट रहते हैं अपने KVL से सॉल्व हो जाते हैं। अभी अपन देखते हैं ओम्स लॉ से इसको लगाते हैं, एक बार ओम्स लॉ लगाते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल से अपन कोशिश करेंगे कि अपन ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ये सब समझ के, और लगभग जितने भी एग्जांपल रहते हैं, जितने भी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो अपन किरचॉफ लॉ से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक अपनों ने एग्जांपल बनाया है, इस पर अपनों ने बैटरी ली है जो 5 वोल्ट की ली है, और जो रेजिस्टेंस लिया है वो 5 ओम का लिया है। तो यदि अपन इसमें करंट I निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है, अपने को यदि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इन दोनों सिरों के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये अपने को अगर पता हो, और ये मान लेते हैं सिरा A है, ये सिरा B है, और यहाँ का अगर वोल्टेज VAB है, ठीक, और ये रेजिस्टेंस अगर R है, तो यहाँ जो करंट फ्लो करेगी वो क्या, VAB डिवाइडेड बाय R। ठीक, तो ये अपने को पता है कि अगर दो सिरे हैं, अगर अपने 2 सिरे हैं वो ऐसे पैरेलल में कनेक्ट हैं, अगर 2 सिरे पैरेलल में कनेक्ट हैं तो यहाँ पे उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा जितना यहाँ पे है। यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप है उतना ही यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, जब कोई भी चीज़ पैरेलल में रहती है तो उन पे वोल्टेज डिफरेंस बराबर रहता है। अगर यहाँ पे V है, यहाँ पे VB है, अगर इसके पैरेलल में अपने एक और बना देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ VC है, तो पैरेलल में क्या है, VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC रहेगा। ये दो सिरे हैं, ये मान लेते हैं X है, ये मान लेते हैं Y है, ये मान लेते हैं Y है। तो इन दोनों सिरों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो सेम रहेगा, तो VA VB VC बराबर होगा। तो ये दो पॉइंट हैं, ये 2 नोड हैं अपने सर्किट में, एक नोड A है, एक नोड B है। इस साइड में क्या है, ये दोनों पैरेलल में अगर देखें तो अपन इसको अपन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि इधर 10 वोल्ट लगाया, इधर A, इधर B, और ये अपना रेजिस्टेंस 5 ओम। ठीक, तो A और B के क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 10, रेजिस्टेंस कितना हो गया 5। अगर ये इसके अंदर रख दें अपन 10 डिवाइडेड बाई 5, 2 एम्पियर, ये अपना ओम्स लॉ से निकल गया। अभी अपन इसमें अगर KVL लगाते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं, किरचॉफ लॉ उन्होंने क्या होता है एक क्लोज लूप में। तो इस सर्किट को एक बार दोबारा बनाते हैं अपन, इस सर्किट को एक बार दोबारा लेते हैं। ये अपना 5 ओम रह गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये अप्लाइड बैटरी हो गई अपना 10 वोल्ट,
ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगी, करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक, तो केवीएल लगाते टाइम अभी देखो आप, अपन केवीएल लगा रहे हैं, ये अब एक अपना क्लोज लूप है। अपन बैटरी के इस वाले सिरे से स्टार्ट करते हैं, बैटरी के यहाँ वाले सिरे से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव वाले टर्मिनल से। तो अपन लिखेंगे -10। अभी अपन जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के अपन करंट फ्लो की डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो अपन पॉजिटिव मान रहे हैं। तो अपन इसको लिखेंगे, आई की वैल्यू निकालनी है अपने, करंट आई मान रखा है, आई इंटू 5 ओम, और ये इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्लोज लूप हो गया। इधर से चले अपन करंट इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अपन पहले बैटरी की साइड से अगर शुरू करते हैं तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से चल रहे हैं, तो अपन लिखते हैं इसको -10, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिर रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू आर, आई क्या है यहाँ पे, आई मान रखा है अपनों ने इसको, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसको आई मान रखा है, आई इंटू आर, आर क्या है 5, आई इंटू 5, फिर चले फिर वापस अपन वहीं पे आ गए, इसी नेगेटिव वाले टर्मिनल पे आ गए, तो इक्वल टू 0। इससे अगर अपन सोल्व करते हैं तो आई इंटू 5 इक्वल टू 10, तो आई इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इससे भी अपना 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, ये अपना था, अपनों ने निकाला इसको केवीएल से। ठीक है, अभी अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। तो हाँ, ये चीज़ एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे ये अपनों ने इक्वेशन लगाई, ये इक्वेशन लगाई है अपनों ने, इसमें अपनों ने करंट की डायरेक्शन में जब रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो उसको अपनों ने पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, अपन एक प्रकार से ये मान लेते हैं इस लूप की डायरेक्शन में चले हैं इसमें। ठीक है, तो इधर से चले तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आया था तो उन्होंने माइनस लिखा, फिर इसको अपनों ने पॉजिटिव माना, करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे प्लस। इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बैटरी को अगर अपन 10 वोल्ट लिखते हैं, अपन ऐसे मानते हैं कि जब अपन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो वोल्टेज डिफरेंस क्या पॉजिटिव हो रहा है, तो इसको 10 वोल्ट लिख देते हैं। फिर करंट क्या है, हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फॉलो करती है, तो हाई वोल्टेज क्या होगा इधर वाला, लो क्या होगा इधर वाला। तो अपन क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ से जा रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस क्या, नेगेटिव टर्म नेगेटिव हो रहा है। जैसे यहाँ पे अपन नेगेटिव से प्लस की तरफ जा रहे थे तो अपन ने इसको प्लस लिखा, अपन नेगेटिव से प्लस की तरफ जा रहे थे अपन ने इसको प्लस लिखा, और अभी अपन इसमें क्या है, प्लस से नेगेटिव तरफ जा रहे हैं तो इसको माइनस लिखेंगे, -5 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तब भी 2 एम्पियर ही आएगा। ठीक, तो इसको अपन एक डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लेना कि अपन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिसाइड कर लें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिसाइड कर लें, कोई भी एक डायरेक्शन डिसाइड करके उसी डायरेक्शन के हिसाब से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आप मतलब जो ये लूप लगाओ, केवीएल लूप लगाओ, कोई सी भी डायरेक्शन के हिसाब से ले सकते हो, इस डायरेक्शन के हिसाब से ले सकते हो, इस वाली डायरेक्शन के हिसाब से भी ले सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक, दोनों से अपना आंसर आएगा। और कभी करंट की अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मान लो अभी तो ये आई इक्वल टू 2 एम्पियर ही आया है, अगर आई इक्वल टू -2 एम्पियर आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना क्वेश्चन गलत है, अपना क्वेश्चन सही है, खाली अपनी करंट की डायरेक्शन जो अपनों ने मानी थी, अभी करंट की डायरेक्शन ये मानी थी, अगर -2 आ जाता तो अपनी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती, तो अपनी करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाती, करंट की डायरेक्शन ये हो जाती। ठीक, ये 2-3 चीज़ें आप याद रखना। एक तो जो अपन केवीएल लगाएं तो अपन किसी भी डायरेक्शन में लूप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, चाहे क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो। ठीक, अपना आंसर सेम आएगा, किसी भी एक डायरेक्शन को मानते हुए अपनी प्रैक्टिस कर लेना। और जो डायरेक्शन मान के अपन चले हैं उसमें करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो करंट की डायरेक्शन वही है जो अपन ने मानी है। अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो अपनों ने जो डायरेक्शन मानी है वो डायरेक्शन नहीं होगी, उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, अभी इसमें अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल देगा अपनों ने, अभी इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। वो एग्जांपल लेते हैं अपन, ये 10 वोल्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम, ये रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। इस सिरे को ए और बी से अपन डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो अपन ओम्स लॉ के हिसाब से देखें तो ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया 10, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है अपनों ने। तो 5 ओम वाले में अगर करंट I5 माने और 10 ओम वाले में करंट I10 माने तो I5 की वैल्यू क्या आएगी, V डिवाइडेड बाई R, V क्या 5
आर क्या 2 एम्पियर। अगर 10 ओम वाले में करंट माने I10, 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, अगर इसको अपन KVL से करते हैं, यदि अपन इसको KVL से करते हैं, साइड में कर लेते हैं अपन KVL से इसको। अपना सर्किट क्या था, ये था, अपन ने इधर 10 वोल्ट रखा था, इधर 5 ओम रखा था, इधर अपनों ने 10 ओम रखा था। ठीक है, अपन इसको KVL से करते हैं। अभी अपनों ने ओम्स लॉ से देखा, अपने को वैल्यू निकालनी है I5 की और I10 की। ठीक, तो ये एक लूप हो गया, ये एक लूप हो गया, ये एक लूप हो गया, I1 I2। ठीक है, तो अपनों ने ये मान लिया कि इस लूप में जो अपन इक्वेशन लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में लगाएंगे और अपनी I5 इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, अपनी I5 इस डायरेक्शन फ़्लो कर रही है। ये वाला दूसरा लूप मान लिया और ये मान लिया अपनों ने I10 जो है अपनी इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में जो अंदर मैंने ये लगा रखा है। तो अब अपन पहले वाले लूप पे लगाते हैं इक्वेशन, ये इसको लूप 1 बोल देते हैं, इसको अपन लूप 2 बोल देते हैं। अगर अपन इसको लूप 1 पे लगाते हैं, अगर अपन इसको लूप 1 पे इक्वेशन लगाते हैं KVL की, तो अपन इस डायरेक्शन चल रहे हैं, ये नेगेटिव टर्न पॉजिटिव टर्न में इस डायरेक्शन चल रहे हैं। तो अपन अभी पहले क्या यहाँ क्या ले रहे थे, -10 वोल्ट। ये कोई भी डायरेक्शन आप प्रैक्टिस कर लेना, मैंने थोड़ा इस हिसाब से प्रैक्टिस करके, तो इसको -10, फिर अपन यहाँ पे आए तो ये जो रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट फ्लो करिए अपन उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस रेजिस्टेंस में जिस डायरेक्शन करंट फ्लो करिए अपन उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये क्या है, 5 ओम है, 5 इंटू I5, चलते चलते यहाँ पे आएंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, करंट, ये जो करंट थी, ये जो इस लूप वाली करंट थी वो I5 मान रखी है, इस लूप वाली करंट की अपनों ने I10 मान रखी है। तो इसमें जो एक्चुअल में जो करंट फ्लो करेगी वो I5 माइनस I10 फ्लो करेगी। मतलब I5 तो अपनों ने इस लूप से मान ली और I10 अपनों ने इस लूप से मान ली। तो यहाँ पे क्या, I5 तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और I10 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, I5 माइनस I10 इक्वल टू 0। अपन लूप 2 पे लगाते हैं, अब KVL लूप 2 पे लगाते हैं। लूप 2 को एक बार दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखेगा अपने को, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ सर्किट, वहाँ पे छोटा हो गया। ये 5 ओम हो गया, ये अपना 10 वोल्ट हो गया, ये अपना 10 ओम हो गया। ये अपनों ने लूप 1 माना था, इसमें करंट I5 मानी थी। ये अपनों ने लूप 2 माना है, इसमें करंट I10 माना है। अभी आपको थोड़ा अच्छा समझ आ रहा होगा। ये अपनों लूप 2 माना है। लूप 1 में ये इक्वेशन लगाई, अपने इधर से चले थे, -10, चलते चलते चले, ये रेजिस्टेंस आया, बीच में तो कुछ आया नहीं, ये रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस वैल्यू क्या 5। इसमें करंट क्या होगा, देखो इस वाली साइड से अपनों ने माना है कि इसमें I5 फ्लो कर रही है, इस वाली साइड से अपनों ने माना है I5 फ्लो कर रही है, और ये जो दूसरा लूप है उसमें I10 फ्लो कर रही है। और ये जो अपना रेजिस्टेंस है, ये जो अपना रेजिस्टेंस है दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो इसमें जो ओवरऑल करंट फ्लो करेगी, अभी अपन I5 की जो डायरेक्शन है उसी पे अपन लूप लगा रहे हैं। तो अपन ये मानेंगे I5 माइनस I10, I5 माइनस I10, फिर आगे चले, फिर यहाँ तक आ गए अपन, बीच में और कुछ आया नहीं, अब इक्वल टू 0 लग देते। अपन इस पे लगाते हैं लूप 2 पे, लूप 2 पे ये इक्वेशन लगाते हैं। अभी ये मान लेते हैं अपन यहाँ से चलते हैं, लूप 2 के केस में अपन यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चले, यही अपनी करंट की डायरेक्शन है। पहला रेजिस्टेंस आया 10 ओम, ठीक है, 10 इंटू इसमें करंट क्या है I10, 10 इंटू I10, फिर अपन चलते चलते यहाँ पे आ गए, ये अभी तक कुछ आया नहीं, चलते चलते यहाँ पे आए, ये I5 आए, ओ सॉरी 5 ओम रेजिस्टेंस आया है। 5 ओम क्या है, लूप 1 और लूप 2 में कॉमन है,
तो इधर से लूप 1 से अपनों ने क्या मान रखा था, I5, इधर से I10 मान रखा था अपनों ने। और अभी अपन इक्वेशन लगा रहे हैं लूप 2 के हिसाब से, तो अपन लिखेंगे 5 ओम। लूप 2 की जो करंट है वो क्या, I5 सॉरी I10 अपन I10 मानेंगे ऊपर वाली डायरेक्शन में जाते हुए, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं I10 माइनस I5, क्योंकि I5 इसके अपोजिट में फ्लो कर रही है। ठीक है, फिर अपन यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से चले थे यहाँ तक पहुँच गए, तो इक्वल टू 0। ये केवीएल के हिसाब से हो गया। अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करते हैं तो 10i प्लस 5i10 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया अपना 15i10 माइनस 5i5 इक्वल टू 0। इसको अपन अगर ऑल सोल्व करते हैं 15i10 इक्वल टू 5i5, इसको और सोल्व करते हैं 3i10 इक्वल टू I5। ठीक है, ये हो गया। ये मान लेते हैं अपन इक्वेशन 2 है, जो पहले अपन सोल्व करी थी वो मान लेते हैं अपन इक्वेशन 1 है। इसकी वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 को एक बार दोबारा लिखते हैं अपन। ये जो इक्वेशन 1 है I5 माइनस 5i10 इक्वल टू 0। ठीक है, I10 की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, इसमें I10 की निकाल लेते हैं, I5 की वैल्यू रख देते हैं। इसमें I5 की वैल्यू अगर अपन रखते हैं 5, I5 क्या है 3i10 माइनस 5i10 इक्वल टू 0। इसको अपन आगे और सॉल्व करते हैं तो माइनस 10 वोल्ट 15i10 माइनस 5i10 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 10 वोल्ट माइनस प्लस 15i10 माइनस 5i10 क्या हो गया प्लस 10i10 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको 10 वोल्ट को इधर लेके चलेंगे तो 10i10 इक्वल टू 10 वोल्ट, तो I10 इक्वल टू क्या 10 डिवाइड बाई 10, ये क्या आ गया अपना 1 एम्पियर। I10 क्या आ गया 1 एम्पियर आ गया। अब ये I10 की जो ये वैल्यू यहाँ पे अपने को मिली है 1 एम्पियर, ये अपन यहाँ पे रख सकते हैं, ये अपन इधर रखेंगे। ठीक, इससे अपनी की I5 की वैल्यू निकल जाएगी। तो इससे क्या अपनी I5 की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को अगर अपन यहाँ पे रिपीट करते हैं, ये थी इक्वेशन नंबर 2, ये थी इक्वेशन नंबर 2। इसमें अपन वैल्यू रखते हैं तो I5 इक्वल टू क्या आ गया अपना 3 एम्पियर। ठीक है, I10 इक्वल टू 1 एम्पियर, I5 इक्वल टू 3 एम्पियर। ये अपना था ये रेजिस्टेंस था 5 ओम। अब अगर इसमें फ्लो करने वाली करंट निकालनी है, इसमें फ्लो करने वाली करंट एक्चुअल में क्या है, इस लूप की करंट अपने क्या मानी थी I5, इसकी क्या मानी थी I10। ठीक है, अगर अपन I5 की डायरेक्शन को I5 की वैल्यू को ज़्यादा मान लेते हैं तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे I5 माइनस I10। ठीक है, इस 5 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट अगर I है, इस रेजिस्टेंस में देखो इस चलो एक बार इस पर अपन KCL लगा लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं X। ठीक है, इस इधर से आने वाली करंट क्या है, इधर से आने वाली करंट क्या I5 है, इधर से आने वाली करंट की ये इस पे अपन KCL लगा दी। इधर से आने वाली करंट I5 है, इधर जाने वाली करंट क्या है I10 है। ठीक है, क्योंकि ये वाली लूप में अपन ने क्या I5 मानी थी, इधर वाले में अपन ने क्या है I10 मान ली थी। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं। इसके अंदर जो करंट है उसको एक बार अपन I मान लेते हैं, सिंपली I। तो करंट I क्या होगी, I और I10 ये दोनों करंट इस X से निकल रही है, ये दोनों करंट इस X से निकल रही है, तो जाने वाली करंट का योग I5 इसके अंदर आ रही है, तो आने वाली करंट के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी I की वैल्यू क्या हो जाएगी I5 माइनस I10। अपन अभी वैल्यू रख देते हैं। I5 क्या है 3 एम्पियर, I10 क्या है 1 एम्पियर, तो I इक्वल टू आ गया 2 एम्पियर। ठीक है,
तो इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो अपनी 2 एम्पियर आ गई। उसकी डायरेक्शन क्या अपनों ने ये मानी थी वो कि वो डायरेक्शन भी आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी यहाँ अपनों ने किया केवीएल से। उससे पहले अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पे ओम्स लॉ से कर चुके थे। उस टाइम के इस रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट को I5 माना था, उसकी वैल्यू क्या आई थी 2 एम्पियर। इस रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट को क्या माना था अपनों ने I10 माना था, उसकी वैल्यू क्या आई थी 1 एम्पियर। सेम फिर ये क्वेश्चन अपनों ने केवीएल से किया यहाँ पे। ठीक, तो अभी भी अपन इस रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट के I, इस रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट के I, इसकी वैल्यू क्या आई है अपनी I की 2 एम्पियर। इस यहाँ इधर करंट फ्लो करने वाली करंट की I10, इसकी वैल्यू क्या है 1 एम्पियर। अपनों ने केवीएल सीखा, इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अपनों ये सर्किट दोबारा से देख लो एक बार। इस सर्किट को अपन दोबारा से देखते हैं। तो इधर अपनों ने एक बैटरी लगा रखी है, ये बैटरी क्या 10 वोल्ट की है। फिर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है। फिर इधर एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का। ठीक, ये अपना सर्किट है। तो इसको अपनों ने एक लूप मान लिया, इसको अपनों ने एक दूसरा लूप मान लिया। इस लूप में फ्लो करने वाली करंट को अपनों ने I5 मान लिया। इस लूप में फ्लो करने वाली करंट को अपनों ने I10 मान लिया। ठीक, तो अब लूप 1 पे इक्वेशन लगाते हैं। ये अपना लूप 1 है। लूप 1 पे इक्वेशन लगाते हैं तो अपन इधर से चलेंगे, ये जो नेगेटिव साइड है बैटरी के इधर से चलेंगे। आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो, मैंने इसी डायरेक्शन में माना है। अभी अपन किसी भी एक डायरेक्शन में लेकर आप प्रैक्टिस करना, फिर उसी डायरेक्शन में लगाते रहें। तो इधर से चलते हैं। इधर सबसे पहले क्या नेगेटिव टर्मिनल आता है, तो अपनों ने यहाँ -10 वोल्ट लिख दिया। फिर यहाँ से चले, यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, यहाँ से चले यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ है, यहाँ 5 ओम रेजिस्टेंस आ गया तो अपनों ने 5 लिख दिया। R इंटू आई क्या अभी इसमें फ्लो करने वाली करंट। तो इस लूप के कारण अपनों ने करंट मान ली I5 और इसके बगल वाले लूप के करंट मान ली I10। ये 5 ओम जो है लूप 1 और लूप 2 दोनों में कॉमन है, लूप 1 और लूप 2 दोनों में कॉमन है। और अभी अपन इधर लूप 1 के हिसाब से इक्वेशन लगा रहे हैं। तो इसमें करंट क्या फ्लो करेगी I5 इस डायरेक्शन से, I10 इस डायरेक्शन से। तो ओवरऑल करंट इसमें क्या फ्लो करेगी I5 माइनस I10। तो ये करंट होगी इसमें, ओवरऑल जो करंट फ्लो करेगी I5 माइनस I10, उसको लिख लिया अपनों इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर ये इक्वेशन अपनों ने लूप 2 पे लगाई। ये इक्वेशन अपनों ने जो केवीएल है वो लूप 2 पे लगाए, किरचॉफ जो है लूप 2 पे लगाया। लूप 2 के लिए अपन मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को अपनों ने x मान रखा है, अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं, ऐसे चलते हैं। अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या 10 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या 10 ओम। ठीक, तो अपन यहाँ 10 लिख दिया अपनों ने। इसमें करंट क्या फ्लो कर रही है, सिर्फ I10 ही फ्लो कर रही है, तो अपनों ने यहाँ I लिख दिया। फिर आगे चले अपन इधर आगे 5 पे। ठीक है, तो अपनों ने 5 लिख दिया। इसमें करंट क्या फ्लो कर रही है, अपन अभी इस डायरेक्शन से लूप लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन के हिसाब से। इधर से करंट क्या आ रही है I10 और लूप 1 के कारण इसमें करंट क्या I5। तो इसमें ओवरऑल करंट क्या फ्लो करेगी I10 माइनस I5। ये वाली डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अपन यही मान के चलते हैं कि करंट I10 ही ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे I10 माइनस I5 इक्वल टू 0। फिर इसको अपन ने सॉल्व कर लिया। इसको अपन जब सॉल्व किया तो ये बना, फिर ये बना, तो 15 I10 इक्वल टू 5 I5 हो गया। ठीक, तो ये सिंप्लीफाई करने पे अपने क्या आ गया 3 I10 इक्वल टू I5, 3 I10 इक्वल टू I5। ठीक, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये थी। ठीक, अब जो ये वाली वैल्यू है, जो इस इक्वेशन से अपने को वैल्यू मिली, इस वैल्यू को अगर अपन इक्वेशन 1 में रख दें, ठीक है, मतलब ओवरऑल ये हो गया कि 2 वेरिएबल हो गए अपने पास, 2 वेरिएबल हो गए I5 और I10 और 2 इक्वेशन हो गई। और सिंपल मैथ के हिसाब से 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन, अपन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 ही वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो यहाँ पे अपने पास 2 इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू को अपन इसमें रख देंगे, इसकी वैल्यू को अपन इसमें रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं I5 और I10। ठीक, तो अपन एक वेरिएबल ख़त्म कर देंगे, तो अपन इसमें I5 की वैल्यू रख लेंगे। I5 की वैल्यू क्या है 3 I10, 3 I10, तो अपनों ने ये रख दी। ये देखो -10, इस I5 की वैल्यू 3 I10 रखी अपनों ने,
तो 3 इंटू 5 15 I10 माइनस 5 I10 इक्वल टू 0। इसको अपनों ने सोल्व किया तो अपना I10 इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया। ठीक, अभी I10 की वैल्यू निकल गई। इस I10 की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो I5 की वैल्यू निकल जाएगी। I5 क्या निकल गई अपनी 3 एम्पियर। ठीक है, अपना ओवरऑल टारगेट क्या था कि ये 5 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है और 10 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है। 10 ओम रेजिस्टेंस में तो I10 ही फ्लो कर रही है, 10 ओम रेजिस्टेंस में तो I10 ही फ्लो कर रही है, तो अपनी डायरेक्ट निकल गई कि 10 ओम रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अब इसमें क्या है, इसमें I5 माइनस I10 फ्लो कर रही है, I5 माइनस I10 फ्लो कर रही है, तो अपने को I5 माइनस I10 निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसको अपन KCL से भी समझ सकते हैं, इसको अपन KCL से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे I5 माइनस I10 कैसे आया। जब अपन इसको KCL से समझते हैं तो इस पॉइंट को x मान लेते हैं, x मान लेते हैं KCL के हिसाब से आने वाली, और इसमें ये बगल वाला जो लूप माना था शुरू में अपनों ने, इसमें I5 करंट मानी थी, तो ये करंट की डायरेक्शन अपने इधर ही मानी थी, इसको आने वाली करंट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको I5 लिख दिया। ये जो इधर वाला सिरा है ये क्या लूप 2 में आ रहा है, इधर अपनों करंट के I10 माना था, ये जाने वाली करंट है। ठीक है, तो आने वाली करंट I5 एक साइड में लिख ली, I10 जाने वाली करंट है, इसके बराबर लिख दी। इसकी करंट को अपनों ने I मान लिया और इसको जाने वाली डायरेक्शन में मान लिया अपनों ने I। तो जाने वाली करंट कौन कौन सी होगी, I प्लस I10, आने वाली करंट के बराबर होगी आने वाली करंट के I5। अपने क्या है I10 और I5 दोनों की वैल्यू पता है, I5 क्या 3 एम्पियर, I10 क्या 1 एम्पियर, ये दोनों यहाँ पे रख दी, I क्या आ गई 2 एम्पियर। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अभी अपन एक और एग्जांपल लेंगे इसको और बेटर समझने के लिए। तो बेसिक मतलब करने का तरीका यही है, बस खाली क्या होगा थोड़े लूप और बढ़ जाएंगे, थोड़े सर्किट और लग जाएंगे, और अपने करने का तरीका यही रहेगा। सारे क्वेश्चन अपन इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अभी अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं KVL और KCL का। ठीक है, बाकी आप और प्रैक्टिस करना घर पे, जिससे आपको मतलब और एग्जांपल करना, जिससे आप अच्छी तरह KVL कैसे लगानी सीख जाओगे, और अपने सर्किट के नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो KVL से हो जाते हैं सारे के सारे। चलो अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। इधर अपन मान लेते हैं 4 वोल्ट, यहाँ पे अपन मान लेते हैं 2 ओम। किसी भी टाइप का सर्किट आ सकता है, अपन को खाली लूप बना के ये इक्वेशन लगा लें। यहाँ पे भी 2 ओम मान लेते हैं, यहाँ पे अपन 2 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ पे 2 ओम मान लेते हैं, इस सिरे पे भी 2 ओम मान लेते हैं, यहाँ पे भी अपन ये 2 ओम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या भी ये सर्किट है अपने को। ठीक, इस सर्किट को अपन सॉल्व करना है तो यहाँ पे 3 लूप बन सकते हैं, लूप 1, लूप 2 और ये लूप 3। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, फिर थोड़ा छोटा बन गया है, थोड़ा आपको दिक्कत आ रही होगी, इसको थोड़ा एक बार बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये लूप 1 हो गया, ये लूप 2 हो गया, ये लूप 3 हो गया। ठीक है, अभी आपको सही थोड़ा दिख रहा होगा, सही समझ आ रहा होगा। अपन ये मान लेते हैं कि लूप 1 में जो करंट फ्लो कर रही है I1 है, लूप 2 में जो करंट फ्लो कर रही है I2 है, उसकी डायरेक्शन ये है, लूप 3 में जो करंट फ्लो कर रही है I3 है और उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अभी अपन के 3 वेरिएबल हो गए, 3 ही लूप हो गए। इन तीनों लूप पे अपन KVL लगाएंगे, तीनों लूप पे अपन KVL लगाएंगे।
पहले अपन लगाते हैं लूप 1 पे, अपन लूप 1 पे केवीएल लगाते हैं। लूप 1 पे अपन इस सिरे से चलेंगे। ये क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, -4 प्लस ऐसे चले। अपन ने यही I1 की डायरेक्शन मान रखी है, उसी डायरेक्शन में अपन रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ले रहे हैं, तो अपन इसको पॉजिटिव लेते हैं, प्लस लगा दिए इसलिए। फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 2। अब इसमें करंट निकालते हैं। इसमें करंट क्या है, लूप 1 के कारण क्या है, I1 फ्लो कर रही है, और ये लूप 2 में भी आ रहा है। लूप 2 के कारण क्या है, इसमें I2 फ्लो कर रही है, I1 -I2। फिर अपन आगे चलते हैं। इसमें ये करंट की डायरेक्शन में अपन इसमें वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर कर रहे हैं, तो अपन ने प्लस लगा दिया। ये क्या है 2, तो अपन ने 2 लिख दिया। इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है लूप 1 के कारण, और ये लूप 3 के साथ भी कॉमन है। लूप 3 में क्या इतनी करंट मानी, अपन I3 मानी है, तो अपन क्या लिख देंगे, I1 - I3 = 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं अपने यहाँ पे, -4 प्लस 2I1 - 2I2 प्लस 2I1 - 2I3 = 0। अपन इसको लिखेंगे तो -4 प्लस 4I1, ये और ये ऐड हो गया, 4I1 - 2I2 - 2I3 = 0। ये अपनी लूप 1 के कारण इक्वेशन 1 बन गई। अपन ये इक्वेशन अभी लगाते हैं लूप 2 पे। अभी अपन ये इक्वेशन लगाते हैं लूप 2 पे, ठीक। लूप 1 के कारण लिख लिया, अभी अपन लिखते हैं लूप 2 के कारण। तो इसको चलो अपन अभी इधर लगा लेते हैं लूप 2 के कारण। लूप 2 के कारण अपन इसको इधर लगा लेते हैं। ये अपना लूप 2 ये है, इस पे लगाते हैं। अभी अपन मान लेते हैं अपन इस सिरे से चल रहे हैं। किस सिरे चल रहे हैं, इस सिरे से। इधर चले अपन, इस सिरे चले, इधर चले। अपनी करंट की I2, ये सिर्फ I2 में ही है, ठीक। तो अपन लिखेंगे 2 प्लस साइन पॉजिटिव, इसमें करंट की डायरेक्शन में इसमें वोल्टेज ड्रॉप लिख रहे हैं रेजिस्टेंस में, इसलिए प्लस आएगा 2 करंट के I2। फिर इधर चले, फिर इधर आए, इधर के 2 करंट की डायरेक्शन में ही लिख रहे हैं I2, इसी को ही मान रहे हैं अपन, इसलिए 2 I2, इसमें I2 के इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और ये I3, ये क्या I2 और I3 में कॉमन हो गया, तो I3 का इफेक्ट भी इस पर देखना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस क्या है, लूप 2 और लूप 3 में कॉमन हो गया, तो I3 का इफेक्ट भी आएगा। इसके कारण I2 की डायरेक्शन आ गई, और I3 की डायरेक्शन क्या है, इधर माने तो ये I3 की डायरेक्शन ये, I2 की डायरेक्शन ये, दोनों का अपोजिट है, तो I2 - I3। आगे क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, -2 वोल्ट = 0। इसको भी अपन आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2I2, सॉरी ये वाला भी बच गया ना, ये भी लूप 2 के अंदर आता है, इस पे अपन लगाए नहीं, इस पे भी लगाते हैं, प्लस 2 ओम। ये क्या है, लूप 1 और लूप 2 के बीच में कॉमन है। अभी लूप 2 के हिसाब से इक्वेशन लगा रहे हैं अपन, तो अपन I2 - I1, ठीक है, अब = 0। अभी वापस उसी पे पहुंच गए। अपन जहाँ से चलेंगे अपन को वापस वहीं पे पहुंचना है, तब अपने को लूप कंप्लीट मानना है, ठीक है। जहाँ से चलेंगे वहीं पे पहुंचना अपने को वापस, तभी अपने को लूप कंप्लीट मानना है। तो अभी अपनों ने लूप कंप्लीट मान लिया, I10 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, I2 प्लस 2I2 - 2I3 -2 प्लस 2I2 -2I1 = 0। इसको अपन क्या लिखेंगे, 4I2 6I2, ये और ये ऐड होगी, 6I2 - 2I3 -2I1 -2 = 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, 3I2 - I3
माइनस I1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या बन गई अपने लूप 2 के कारण बन गई। ये इक्वेशन अपनी क्या बनी थी लूप 1 के कारण बनी थी, ये लूप 2 के कारण बन गई। अभी अपन लूप 3 पे लगा लेते हैं। ठीक, तो जैसे अपनी लूप 2 पे लगाया तो वैसे ही अपना लूप 3 पे लगेगा। लूप 3 पे मान लेते हैं अपन इस डायरेक्शन यहाँ से चल रहे हैं। कौन से पॉइंट चल रहे हैं, इस पॉइंट से चल रहे हैं। इधर चले, पहले क्या है +2 वोल्ट, +2 वोल्ट, 2 ही लिखना, वोल्ट एक वो इसको रिप्रेजेंट करने का वो 2 वोल्ट लिखते हैं बस। यहाँ पे इक्वेशन में 2 ही लिखना क्योंकि सब वोल्ट में ही लिख रहे हैं, तो अपने को 2 के आगे V लगाने की कोई जरूरत नहीं। +2 करंट की डायरेक्शन I3 है, इसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस या क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अपन पॉजिटिव मानते हैं तो अपन 2 लिखेंगे। करंट की डायरेक्शन I3 है तो अपन यहाँ I3 लिखेंगे। -I2 क्यों, ये जो लूप है, ये जो रेजिस्टेंस है, लूप 2 और लूप 3 और लूप 2 के बीच में कॉमन है, लूप 3 और लूप 2 के बीच में कॉमन है। लूप 2 के कारण करंट के I2 उसकी डायरेक्शन ये है, लूप 3 के कारण करंट के I3 उसकी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे I3 -I2। फिर से आगे चलेंगे, यहाँ आए 2 ओम, फिर इस पे लगेगा 2, खाली I3 लूप ये जो है, ये रेजिस्टेंस जो है सिर्फ I3 लूप के अंदर ही है तो I3। फिर आगे चले, अपने को उसी पॉइंट पे पहुंचना है, अभी तक उस पॉइंट पे पहुंची नहीं। फिर आगे चलें, फिर अपन इधर से चले तो +2, इसके कारण क्या I3 है, ये क्या 2 और 1 के बीच में कॉमन हो गया तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी I3 माइनस I1। फिर अब यहाँ पे पहुँचे, अब अपन इक्वल टू 0 लिखते हैं। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन। +2 2I3 माइनस 2I2 +2I3 माइनस 2I1 इक्वल टू 0। +2 2I3 प्लस 6I3 माइनस 2I2 माइनस 2I1 इक्वल टू 0। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 3I3 माइनस I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। तो अपन इससे क्या देख सकते हैं, अपने पास के 3 ही वेरिएबल थे और 3 इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और अपनी ये इक्वेशन 1 होगी। ठीक, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो इन तीनों को सोल्व करके अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अपने को इसको सोल्व ही करना, अब नीचे अपने को इसको सोल्व ही करना, अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब चलो अपन देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 से अपन क्या कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। अभी सिंपल मैथ बन गया, जो अपना KVL KCL के कारण KVL का जो किरचॉफ लॉ का कंसेप्ट था वो लगा लिया अपनों ने, उससे अपने को 3 इक्वेशन मिल गया। अब सिंपल मैथ के हिसाब से अपने को सोल्व करना है। 3 ही वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो तीनों वेरिएबल की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो अपन इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करते हैं। 2 को देखते हैं, अपने यहाँ पे क्या है 3I2 है, यहाँ पे सिर्फ I2 है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसे जोड़ दूँ तो एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, 2 ही वेरिएबल बचेंगे। ठीक है, तो अपन ये ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। और ठीक है, चलो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं। 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, -I1 है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन। यदि इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते तो I1 हट जाएगा, I2 और I3 में रिलेशन आ जाएगा। और इक्वेशन नंबर 1 भी अपने पास में, उससे भी अपन I1 और I2 और I3 में रिलेशन निकाल लेंगे। फिर इन तीनों को सोल्व कर लेंगे। अभी अपन इसको सोल्व कर, तो चलो अभी अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को। जो अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, 3I2 माइनस I3 माइनस I1 माइनस 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, 1
प्लस 3i3 माइनस i2 माइनस i1 इक्वल टू 0। इसको आप खोल लेते हैं। 3i2 माइनस i3 माइनस i1 माइनस 1, ये माइनस अंदर चला जाएगा, इसको खूब ब्रैकेट हटा देते हैं। माइनस i1 ये अंदर चला जाएगा, माइनस i3 माइनस माइनस प्लस i2 प्लस i1 इक्वल टू 0, ये हट जाएगा। तो अपन इसको आगे अगर अपन अभी इसको सोल्व करते हैं तो 3i2 1 ये i2 ये 4i2 ये i3 और ये i3 माइनस 4i3 ये i1 और ये i1 हट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2i2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई अपने पास में i3 और i2 की रिलेशन की। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 4 देते हैं अपन, इक्वेशन नंबर इसको 4 देते हैं अपन। ठीक, अपन अभी इसको इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, अपन 4 नंबर इक्वेशन तक पहुंच गए थे। 4 नंबर इक्वेशन से अपने को क्या मिला था? 4 नंबर इक्वेशन से अपने को मिला था 4i2 माइनस 4i3 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अपन थोड़ा अगर निकालते हैं अब तो अपने पास i2 इक्वल टू क्या आता है 4i3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये i2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अपने पास i2 की वैल्यू आ गई। अब अपन इक्वेशन नंबर 1 भी अपने पास में, इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपनी? -4 प्लस 4i1 माइनस 2i2 माइनस 2i3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ पे अगर i2 की वैल्यू रख देते हैं अपन तो आएगा 4 प्लस 4i1 माइनस 2, यहाँ पे अगर i2 की वैल्यू रखते हैं 4i3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2i3 इक्वल टू 0। इसको अपन यहाँ पे अभी सोल्व कर लेते हैं। तो ये डिवाइड 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 प्लस 8i1 माइनस 4i3 माइनस माइनस प्लस 2, ये 2 इधर भी जाएगा, माइनस 4i3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अपन और सोल्व करते हैं। -8 और प्लस 2 -6 माइनस 8i1, ये सॉरी प्लस 8i1 ही रहेगा, माइनस 4i3 माइनस माइनस प्लस 8i3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे अपन i1 की वैल्यू क्या निकल गई? i1 की वैल्यू निकल गई अपनी 6 प्लस 8i3 डिवाइडेड बाई 8। तो ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। अब इक्वेशन नंबर अपन ये 4 और 5 को अपन देखते हैं तो अपनों ने i2 और i1 की वैल्यू, तो अपनों ने i2 और i1 की वैल्यू दोनों को i3 की टर्म में निकाल लिया। ठीक है, अगर अपन दोनों की वैल्यू किसी भी इक्वेशन, इससे पहले अपने जो इक्वेशन मिली थी ये 1 2 3 किसी की एक इक्वेशन रख के अपन एक अपनी को i1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। i1 i2 i3 किसी की एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभी अपनों ने i2 और i1 की वैल्यू i3 की टर्म में निकाल लिया। अभी अपन इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी अपनी? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 3i2 माइनस i3 माइनस i1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये थी अपनी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से अपन इसमें वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, अपन अब वैल्यू लिखते हैं। तो ये क्या बन गया 3, i2 की वैल्यू क्या है 4i3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस i3, i1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से माइनस 6 प्लस 8i3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आगे अपन
सोल्व करते हैं। 4 और 8 है तो 8 आ जाएगा। चलो ऐसे लिख देते हैं, आपको थोड़ा अच्छा समझ आएगा। यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ठीक। तो इसको एक प्रकार से अपन 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मान लो, ठीक है। चलो इसे मान लो। वैसे 8 और 4 है तो इसमें 8 आएगा, यहाँ पे 2 6 बाहर हो जाएगा। 4i3 माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा 8i3, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 6 प्लस 8i3 सॉरी माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको अपन आगे क्या ले सकते हैं, 6 8, ये 8 इधर चला जाएगा। 4i3 माइनस 2 माइनस 8i3 माइनस 6 प्लस 8i3 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब अपन इधर ब्रैकेट को खोल लेते हैं। 4 6 24 i3 माइनस 12 माइनस 8i3 माइनस अंदर चला जाए माइनस 6 माइनस 8i3 माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे अभी ये i3 है, ये i3 ये i3 है। 8 8 16 16 और 24 गए, इधर क्या बचा 8i3, ये माइनस 12 है, ये माइनस 8 है। 8 और 12 24, नहीं सॉरी 12 और 8 20 इक्वल टू सॉरी हाँ 20। ये फिर माइनस 6 का और बच गया, ये इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 8i3 माइनस 26 इक्वल टू 0। i3 इक्वल टू क्या आ गया 26 डिवाइडेड बाई 8। अभी ये i3 की वैल्यू i1 इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 2 में रख के अपन i1 और i2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपन एक बार इसको रख लेते हैं। i3 की वैल्यू आ गई, i1 की वैल्यू क्या आएगी, अभी अपन i1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। i1 की वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस 8 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 से 8 हट जाएगा। 26 प्लस 6 32 डिवाइडेड बाई 8, ये i1 की वैल्यू आ गई। फिर अपन i2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। i2 की वो जो इक्वेशन बनी थी अपने पास, जो ऊपर इक्वेशन नंबर जो 4 थी, इक्वेशन नंबर ये जो इक्वेशन नंबर 4 थी, उसके हिसाब से अपन वैल्यू लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से। तो 4 इंटू i3 क्या है 26 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 इक्वेशन नंबर 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 26 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 2 13 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 13 2 11 11 डिवाइडेड बाई 4, ये i2 की वैल्यू आ गई। तो अपन ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करके तीनों करंट की वैल्यू निकाल ली अपने, तीनों लूप में कौन कौन सी करंट अपनी फ्लो कर रही है i1 i2 i3, ठीक है। और अपना ये डायग्राम था, अपना ये डायग्राम था लूप i1 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, i1 की वैल्यू आ गई अपने पास में 32 डिवाइडेड बाई 8। i2 की वैल्यू क्या आ गई 11/4 और i3 की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई 26 डिवाइडेड बाई 8। ये आ गई अपने पास i1 i2 i3 की वैल्यू, ठीक। अभी अपने से अगर इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है कोई ये पूछे, तो इस रेजिस्टेंस में करंट क्या फ्लो कर रही है i1, इधर ये करंट माइनस i2, i1 माइनस i2। तो इसमें फ्लो करने वाली करंट अगर अपन i मान लें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी i1 माइनस i2, i इक्वल टू i1 माइनस i2, ठीक। इसको अपन KVL से देखो, इसमें KCL से देख सकते हैं। इसमें i1 मान ली, इधर अपने को पता i1 फ्लो कर रही है, इधर i2 फ्लो कर रही है। तो आने वाली करंट क्या है i1, जाने वाली करंट की योग के बराबर होगी जाने वाली करंट क्या है i प्लस i2। तो इससे ये i2 की वैल्यू i की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन i इक्वल टू i1 माइनस i2। इसमें i1 i2 की वैल्यू रख देंगे तो अपने पास i की वैल्यू आ जाएगी। अपन i1 और i2 की वैल्यू रख देते हैं।
I1 क्या है 32/8, I2 के 11/4। ठीक, इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको अपन अगर आगे सोल्व करते हैं तो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। इसको अपन सोल्व करते हैं तो 8, 22, 22 माइनस 32, तो 10/8, ये अपनी आई की वैल्यू आ जाएगी 10/8। वैसे अपन इस रेजिस्टेंस में पूछ लें, इसमें क्या है, लूप 2 के कारण I2 है, लूप 3 के कारण I3 है। ठीक है, अपन डायरेक्शन एक बार I2 वाली मान लेते हैं, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, I2 माइनस I3। अपन ये डायरेक्शन मान ली तो I2 माइनस I3। अगर अपना आंसर अपोजिट आता है, माइनस नेगेटिव आता है, तो ये करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, आंसर अपना सही रहेगा, करंट की डायरेक्शन खाली अपोजिट हो जाएगी। भी I2 माइनस I3 मान लेते हैं, तो इसको अगर अपन जैसे सोल्व करते हैं, यहीं कर लेते हैं एक बार अपन सोल्व इसको। तो इसके वाले करंट मानते हैं I इक्वल टू I2 माइनस I3। I2 और I3 की वैल्यू लिख देते हैं। I2 के 11/4 माइनस I3 26/8, ये हो गई। इसको अपन सोल्व कर देते हैं। इसको अपन अगर सोल्व करते हैं तो अपना आता है 22 माइनस 26/8, 22 माइनस 26/8, तो ये क्या आ गया -4/8, और 4/8 क्या हो गया -1/2। तो ये अपना नेगेटिव में आ गया, मतलब एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। चलो, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये। ठीक है, तो आप अभी सीख गए होंगे अपने लूप लगाना कैसे, फिर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में अगर अपने करंट निकालनी है तो निकालनी कैसे। ठीक, तो अभी अपनों ने आज देखा KVL KCL ओम्स लॉ है क्या, और उनको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो, ओके।